हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम आपका चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये जो लेक्चर हमारे यूट्यूब पे चल रहे हैं ये आपकी फ्री विनर बैच है। अगर आप पेड विनर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है जहां से आप पेड बैच में एनरोल कर सकते हो, जहां पे हम थोड़ा और डिटेल में एमएसटी, सीईटी, नीट, स्टेट बोर्ड तीनों का बायोलॉजी आपको पढ़ाते हैं एक मिनिमम कॉस्ट के अंदर। अब आज का लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं सर। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो शुरुआत बेसिक से करेंगे, उसके बाद मेंडल की थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि जब इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आता है तब जेनेटिक्स आता है और जेनेटिक्स का फादर है जॉन ग्रेगर मेंडल। ठीक है, तो यस सर, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हो आपका चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब चैप्टर का नाम ऐसे रखा जाता है जो पूरे चैप्टर के अंदर के कंटेंट को कवर करे, करेक्ट है? हाँ जी। तो फिर यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है ये क्या बताता है? इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, इतना बेसिक आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? बायोलॉजी से प्यार हो जाएगा आपको, करेक्ट? यस सर। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन, करेक्ट? यस सर। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम one generation to another generation। यस और नो? यस सर। तो ये क्या होगा? आपकी डेफिनेशन होगी, या फिर इनहेरिटेंस का जो है वो ये कहना है, या फिर इनहेरिटेंस का मतलब है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या फिर जेनेटिक कैरेक्टर। ओके, सो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर कौन से होते हैं? जेनेटिक, जो कि अपने पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में आते हैं। मतलब पेरेंट्स आपकी एक जनरेशन, ऑफस्प्रिंग आपकी दूसरी जनरेशन। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का जाना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है? इनहेरिटेंस मतलब मेरे पिताजी के जो कैरेक्टर्स है वो मेरे बॉडी के अंदर इनहेरिट हुए हैं और फिनोमिनन का नाम है इनहेरिटेंस, करेक्ट? यस सर। उसके साथ वेरिएशन क्या होता है सर? वेरिएशन तो बहुत सिंपल है। वेरिएशन मतलब क्या होता है? चेंजेस अमॉन्ग पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग। चेंजेस अमॉन्ग यस पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन, उनके बच्चे। यस यस, ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है। सो व्हाट इज बाय वेरिएशन? वेरिएशन इज द चेंजेस अमॉन्ग पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग। उनके पिताजी मतलब मेरे पिताजी और मुझ में जो डिफरेंस है उसे ही बोलूंगा मैं वेरिएशन। आपके पिताजी और आपके अंदर, पिताजी ही नहीं माताजी भी, मतलब आपके पेरेंट्स और आप में जो डिफरेंस है उसे बोला जाता है वेरिएशन। तो दो चीजें ध्यान में रखना, एक इनहेरिटेंस, दूसरा वेरिएशन। और ये इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये दोनों की स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर करी जाती है उस ब्रांच को कहा जाता है जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स, राइट? यस सर। तो यहां पे मैं लिखता हूं जेनेटिक्स। तो फिर यहां पे हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? यहां पे डेफिनेशन में लिखेंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with study of inheritance and variation। यस और नो? यस सर। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन की पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे कहा जाता है जेनेटिक्स। कितना इजी है, बहुत सर। जब आप बताते हो ना सर याद हो जाता है। सबसे पहले मैंने बताया इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया वेरिएशन क्या होता है, और दोनों की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है वो बताया जेनेटिक्स क्या होता है, करेक्ट है? यस सर। अब जेनेटिक्स जब आप बोलोगे तो जेनेटिक्स के अंदर सबसे बढ़िया जो काम करने वाला साइंटिस्ट है वो है जॉन ग्रेगर मेंडल। यस, जॉन ग्रेगर मेंडल। जो मेंडल ने काम किया था
और वो जो काम है वो बहुत बड़ा था उस फील्ड के अंदर, इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इसीलिए जब जेनेटिक्स आता है तो जॉन ग्रेगर मेंडल की बात आती है, और शुरुआत में ही चैप्टर में थोड़ा आपको उनके बारे में बताना चाहूंगा, आपके सिलेबस में ये ऐड किया गया है। यस, ओके। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो जॉन ग्रेगर मेंडल, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो थे वो सेच नाम का एक देश है, वहां पे ये रहते थे मोराविया के अंदर। कौन से सिटी के अंदर रहते हैं ये? मोराविया। बॉर्न इन मोराविया, ये मोराविया के अंदर रहते थे। इनके जो पिताजी थे वो फार्मर थे, ध्यान दीजिएगा, फार्मर के घर में इनका जन्म हुआ। इनका नाम था जॉन ग्रेगर मेंडल, ठीक है। वो बोराविया, नॉट बोराविया, ओके, मोराविया के अंदर उनका क्या हुआ? जन्म हुआ। ये वहां पे गांव का या फिर सिटी का नाम है, ओके। उसके साथ ही साथ इनका जन्म कब हुआ सर? इनका जन्म हुआ 22 जुलाई 1822, 22 जुलाई 1822 में उनका जन्म हुआ, और इनकी जो डेथ है वो हुई 1864 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब उनका जन्म जो हुआ वो हुआ 1822 में, और उनका जो मृत्यु था वो हुआ 1864 में। लेकिन यहाँ पे बहुत मोटिवेशनल चीज आपको सीखने को है। उनका जन्म हुआ 1822 में, उनकी मृत्यु हो गई 1864 में, और इन्होंने जो मेंडल ने जो जेनेटिक्स के अंदर काम किया था किसी को भी पता नहीं था। मतलब उनकी मौत हो गई लेकिन लोगों को पता ही नहीं था कि जॉन ग्रेगर मेंडल ने कितना बड़ा काम किया है। उसके बाद 1900 में, कब? 1900 में, मतलब 19th सेंचुरी में, 1900 में 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने उनका काम क्या किया? रीडिस्कवर्ड किया। और उसके बाद पता चला कि जॉन ग्रेगर मेंडल ने इस दुनिया के लिए क्या किया था। समझ में आ रहा है? तो इसका तात्पर्य यहाँ पे समझने की बात यह है कि हम अपने जीवन में जो काम करते हैं, हमें लगता है आज काम करा हमने किया है तो कल ही हमको उसका प्रॉफिट मिल जाए या फिर उसका भुगतान मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लोगों ने अपनी पूरा जीवन लगा दिया, किसी अपेक्षा नहीं रखी, किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं रखी। अगर आप अच्छा काम करते हो तो एक दिन आपको उसका फल मिल जाता है। जॉन ग्रेगर मेंडल के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने वो काम करके गए, वो जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद 1900 में, मतलब ठीक आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 7 साल और वो मतलब 37 ईयर्स के बाद यहाँ पे साइंटिस्ट ने उनका काम रीडिस्कवर्ड किया। और रीडिस्कवर्ड करने वाले 3 साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे सर? तो पहला जो साइंटिस्ट था उसका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, हुगो डी वैरिस। हुगो डी वैरिस नाम का पहला साइंटिस्ट। दूसरा होगलैंड, हुगो डी वैरिस, होगलैंड एंड शर्मैक, इरिश शर्मैक। इरिश शर्मक बोल सकते हैं, फिर शर्मैक बोल सकते हैं। तो ये जो 3 साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या किया कि आपका 19th सेंचुरी के अंदर, मतलब 1900 के अंदर उनका काम पूरा रीडिस्कवर्ड किया। उनके जो बड़े बड़े नोटबुक थे उन्होंने पढ़े और देखा था कि जॉन ग्रेगर मेंडल ने इस दुनिया को क्या सिखा के वो गए थे। और इसी के कारण मरने के बाद, इतने सालों के बाद, फिर उन्हें लोग जो आज भी उनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर आपको सवाल आया हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? जॉन ग्रेगर मेंडल। कब वो बॉर्न हुए? 1822। मृत्यु कब हुई? 1864। सही है? यस सर। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा जॉन ग्रेगर मेंडल के अंदर। अब अगर जॉन ग्रेगर मेंडल की हम बात करें तो ये क्रिश्चियन धर्म के थे, यस, और ये ना चर्च में काम करते थे। और चर्च में काम करते थे तो उनके चर्च के बाहर एक गार्डन पी, राइट, गार्डन पी नाम का प्लांट था। गार्डन पी में, पी को हम मराठी में वटाना कहते हैं, यस, ध्यान दीजिएगा। उसके साथ ही साथ उसका साइंटिफिक नेम है पीजम सटाइवम, करेक्ट, यस सर। तो वो जो चीज है, मटर जिसको बोला जाता है हिंदी के अंदर, तो वहां पे वो प्लांट इनके चर्च के बाहर था। तो ये ना उसको थोड़ा नोटिस करते थे कि हर बार ना उस जो गार्डन पी है उसके प्लांट के फ्लावर के कलर अलग अलग होते हैं। उनको लगता है कि भाई प्लांट एक है, सही है, तो वहां पे अलग अलग कलर के फ्लावर कैसे आ रहे हैं? एक कलर के फ्लावर आने चाहिए ना, तो अलग अलग कलर के फ्लावर कैसे आ रहे हैं? और उन पे उन्होंने क्या किया? रिसर्च किया, और तब जाके उनको एक बहुत बड़ा काम करने के लिए उनको सलाह मिली, या फिर उन्होंने काम किया और दुनिया को सिखा दिया कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या होता है। सही है? यस। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में, उनकी हिस्ट्री, वो कौन से फैमिली में जन्म उनका हुआ था। फार्मर फैमिली के अंदर, पुअर सी थी, और जो है मोराविया सिटी के अंदर उनका जन्म हुआ। ठीक है? यस सर। अब आगे बात करते हैं
कि उनके सामने मैंने आपको बताया था कि वो चर्च में काम करते थे और वहां पे कौन सा प्लांट था, गार्डन पी प्लांट था। कौन सा, गार्डन पी। और ये जो गार्डन पी प्लांट है जिसे हम पीजम सैटिवम कहते हैं, आगे उसका साइंटिफिक नेम लिख देता हूं। करेक्ट है, यस सर, पीजम सैटिवम। ठीक है, यहां पे आपका VUM रहेगा, VUM। ओके, पीजम सैटिवम, ये उसका साइंटिफिक नेम है गार्डन पी प्लांट का। ठीक है, अब गार्डन पी प्लांट उनको कैसे मिला, तो मैंने तो आपको बता दिया कि वो चर्च में काम करते थे, चर्च के बाहर गार्डन पी प्लांट था, इसलिए उनकी नजर उसके ऊपर गई। बाकी के साइंटिस्ट ने भी बहुत काम किया इनहेरिटेंस और वेरिएशन के ऊपर, लेकिन उनको कुछ खास बात समझ में नहीं आई। लेकिन इनको ही समझ में आई क्योंकि गार्डन पी प्लांट इन्होंने क्या किया था, सिलेक्ट किया था। और ये गार्डन पी प्लांट का सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जो है वो रीजन क्या है इनके सक्सेस के पीछे। यस और नो, यस सर। तो सबसे पहले हम गार्डन पी प्लांट के अंदर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो देख लेते हैं। ये जो गार्डन पी प्लांट है इसके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब 7 टाइप के कैरेक्टर वो प्लांट शो करता है, मतलब 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। वो कैरेक्टर देखते हैं। उसके बाद देखेंगे कि जॉन ग्रेगर मेंडल को सक्सेस क्यों मिली, उनको ही क्यों मिली, बाकी के साइंटिस्ट को क्यों नहीं मिली, वो सवाल आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो देखो, गार्डन पी प्लांट की जब हम बात करते हैं, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी के हिसाब से भी, बोर्ड के हिसाब से भी। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला है आपका सीड कलर, ठीक है। उसके बाद है सीड शेप, उसके बाद है पॉड कलर, पॉड शेप, उसके बाद है फ्लावर कलर, उसके बाद है फ्लावर पोजीशन, देखो सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, देन स्टेम हाइट। तो कितने हो गए आपके, 7 हो गए, यस, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद है स्टेम हाइट, स्टेम हाइट। उसके साथ ही साथ में और एक कंसीडर किया जाता है जो होता है सीड कोट कलर। वैसे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ये गार्डन पी प्लांट के अंदर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कितने, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ओके, तो अब ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया, इसको याद करने की ट्रिक कैसी है, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन एंड सीड प्लांट हाइट। और सीड कोट कलर एक अलग है और वो 7वां ए होगा वो अलग है। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसके अंदर 2 इफेक्ट होते हैं, एक होता है डोमिनेंट। भाई डोमिनेंट कलर कौन सा है सीड कलर में, और रिसेसिव कलर कौन सा है, रिसेसिव। ठीक है, 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव। करेक्ट है, यस सर। तो इसे हम जो है एक लाइन यहां पे बना देते हैं। यस, ये हमने बना दी आपकी एक लाइन। ठीक है, यस। यहाँ पे जो है ये चार्ट आपकी जो बुक में दिया गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। यस, ओके। तो ये क्या कर दिया मैंने, चार्ट बना दिया। ठीक है, यस। चलो फिर इसको और थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपका यहाँ पे डोमिनेंस कौन सा इफेक्ट, कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होता है और कौन सा कैरेक्टर आपका रिसेसिव होता है। ठीक है, यस सर। तो क्लियर हो गया, हमने यहाँ पे डायग्राम जो है निकाल दी है, थोड़ी बेहतर है। ओके, सो डोमिनेंट और रिसेसिव ध्यान में रखना, ये क्या है, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। ओके, यहाँ पे लिख देता हूं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, सो ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। कौन से प्लांट के अंदर के, गार्डन पी प्लांट के अंदर के, जिसका साइंटिफिक नेम है पीजम सैटिवम। ठीक है, और ये 7 कैरेक्टर्स होते हैं जो मैंने आपको लिख के बता दिए, याद कैसे करना है वो भी बता दिए। अब सीड कलर में ध्यान दीजिएगा, डोमिनेंट कलर कौन सा होता है, रिसेसिव कलर कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा कि डोमिनेंट जो कलर होता है वो होता है येलो, येलो कलर की सीड डोमिनेंट होती है, येलो कलर की। और रिसेसिव कौन सा होता है, ग्रीन। ठीक है, यस सर। अब सीड शेप की अगर बात करें तो डोमिनेंट के अंदर जो होता है राउंड, राउंड शेप की जो सीड शेप है वो डोमिनेंट, और रिंकल,
रिंकल जो शेप की है आपका सीड, वो होता है रिसेसिव। पॉड कलर में इसके अपोजिट है। सीड कलर में जैसे येलो है तो यहाँ पे पॉड कलर में क्या लिखना है आपको, ग्रीन, और इधर येलो। अपोजिट कर दो, काम हो गया। 3 आपके चार्ट्स हो गए। अब पॉड शेप में देखो, यहाँ पे होता है इन्फ्लाटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। यस, यहाँ पे होता है इन्फ्लाटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, यस सर। उसके बाद फ्लावर कलर के अंदर ध्यान में रखना वायोलेट और व्हाइट। उसके बाद फ्लावर पोजीशन में ध्यान में रखना, वहां पे होता है एक तो एक्सियल मतलब फ्लावर जो है वो प्लांट के बीच में होता है, और टर्मिनल मतलब जो फ्लावर जो है वो क्या पे होता है, प्लांट के एंड में होता है। प्लांट के एक तो ऊपर की साइड में होगा या फिर साइड में, आउटर साइड में होगा। ये मिडल में होता है, एक्सियल मतलब मिडल में। आपकी बुक के अंदर वो जो चार्ट दिया है वहां पे आपको दिख जाएगा पूरा डायग्राम में। ओके, और स्टेम हाइट में ध्यान में रखना टॉल होता है डोमिनेंट, और जो डॉर्फ है मतलब छोटी हाइट वाला वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। क्लियर है? यस सर। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं किसके अंदर के, गार्डन पी प्लांट के अंदर के, जिसका नाम है पीजम सटाइवम साइंटिफिक नेम। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बोला जाता है कि व्हाइट कलर का फ्लावर गार्डन पी प्लांट के अंदर रेसेसिव ट्रेट शो करता है कि डोमिनेंट, व्हाइट कलर का तो रेसेसिव। क्लियर है? टर्मिनल फ्लावर जो होता है गार्डन पी के अंदर वो कौन सा, डोमिनेंट ट्रेट शो करता है कि रिसेसिव करता है? तो डोमिनेंट अगर बोला जाए आपको टर्मिनल तो रेसेसिव। ठीक है, टॉल हाइट का जो आपका गार्डन पी का प्लांट होता है, वो जो टॉल हाइट है ये ट्रेट डोमिनेंट है कि रेसेसिव है हाइट के अंदर, तो डोमिनेंट है सर। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ये ऊपर के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और यहाँ पे वो रेसेसिव है या फिर डोमिनेंट है, ये बताया गया है क्लियरली, बहुत सिंपल वे के अंदर। ये याद कर लो, जिसको सीईटी में अच्छे मार्क्स लाने हैं, जिनका सपना है अच्छे कॉलेज के अंदर हम पढ़े, तो ये याद कर लो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में अब देखते हैं, अब हमको ये पता चल गया गार्डन पी प्लांट आखिर है क्या, उसका नाम, उसका साइंटिफिक नाम, उसके अंदर के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये भी हमको पता चल गया। अब देखते हैं ये जो हमारा प्लांट था अब तक हमने पढ़ा, उसके ऊपर काम किसने किया, जॉन ग्रेगर मेंडल ने किया। अब जॉन ग्रेगर मेंडल भी आपको पता है कौन है, कहां पे जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, कौन से साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर्ड किया वर्क, सारी चीजें आपको पता चल गई। अब नेक्स्ट, अब इस स्लाइड पे हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। क्या लिखेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया लेकिन मेंडल साइंटिस्ट ही क्यों सक्सेसफुल हुआ, उसके रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम के अंदर, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। क्लियर है? यस सर। तो जो जॉन ग्रेगर मेंडल थे वो सक्सेसफुल क्यों है, उनके 5 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन, अगर 2 मार्क के लिए सवाल आया तो ये 5 रीजन आपको लिखने पड़ेंगे। सो पहला रीजन जो है, ही केयरफुली plan all his experiment। उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ज्यादा केयरफुली किया। ये पहला रीजन है उनके सक्सेस के पीछे। ओके, दूसरा जो रीजन उनके सक्सेस के पीछे है, ही केयरफुली record large number of plants। तो जो क्रॉस करके हमको अलग अलग प्लांट्स मिल रहे हैं, क्रॉसिंग क्या होता है आगे पता चलेगा। तो अलग अलग टाइप के जब एक्सपेरिमेंट में प्लांट्स मिलते थे तो इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड किया कि कितने टॉल मिले, कितने डॉर्फ मिले, कितने आपको व्हाइट कलर फ्लावर के मिले, कितने आपको वायलेट कलर फ्लावर के मिले। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे उन्होंने क्या की, रिकॉर्ड कर दी। तो पहला, एक्सपेरिमेंट को केयरफुली करा। दूसरी चीज, उन्होंने रिकॉर्ड रखा हर एक टाइप के प्लांट का। ठीक है, ओके। तीसरी चीज जो उन्होंने की थी वो थी कि उन्होंने जो है गार्डन पी प्लांट उनके एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया। अगर गार्डन पी प्लांट नहीं करते तो शायद उनके एक्सपेरिमेंट उतने करेक्ट इफेक्टिवली वो काम नहीं करते। तो ही सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट।
गार्डन पी प्लांट उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट में यूज किया, वो भी क्या था, उनके बहुत बड़ा रीजन था उनके सक्सेस के पीछे। तो 3 रीजन हो गए। उसके बाद उन्होंने जो गार्डन पी प्लांट सिलेक्ट किया था उसमें क्या था, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कितने थे? 7 थे। कॉन्ट्रास्टिंग 7 contrasting characters of garden pea controlled by single trait, controlled by single gene। एक ही जीन क्या करता था, उसको कंट्रोल करता था। ये भी क्या है, उनके सक्सेस के पीछे का रीजन है कि जो गार्डन पी प्लांट था उसके अंदर जो आपको 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो सिंगल जीन से द्वारा कंट्रोल्ड किए जाते थे। समझ में आ रहा है? तो ये एक आपका हो गया चौथे नंबर का पॉइंट। यस सर, कितने नंबर का पॉइंट हो गया आपका? ये चौथा नंबर का पॉइंट हो गया। तो चलो फिर यहाँ पे लिख देते हैं चौथा नंबर। और लास्ट नंबर का जो पॉइंट था उनके सक्सेस के पीछे जो रीजन था वो रीजन वाला पॉइंट है, ही इंट्रोड्यूस डोमिनेंस एंड रेसेसिवनेस टर्म्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डोमिनेंस एंड रेसेसिव ये टर्म्स उन्होंने यूज किए उनके एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ये जो 5 आपको दिख रहे हैं रीजन, यही है मेंडल के सक्सेस के पीछे। 2 मार्क के लिए सवाल पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन और एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द मेंडल सक्सेस। तो ये 5 पॉइंट्स आपको ऐसे डायरेक्टली लिख देने हैं, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये उनके पीछे क्या थे, रीजन थे। थोड़ा ये जो पॉइंट है ये ऊपर ले लेते हैं, आप जो है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। करेक्ट है? यस सर। थोड़ा आउट ऑफ फ्रेम जा रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट उसका ले सको। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट की जब बात हम करते हैं तो यहां पे कुछ आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी, जिसे बोला जाता है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। क्या कहा जाता है? जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। तो आखिर जेनेटिक टर्मिनोलॉजी क्या है सर? तो इसमें जो बेसिक चीजें हैं, ये चैप्टर में बेसिक चीजें। अब चैप्टर आपका 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, उसके बाद मेंडलिज्म एंड लास्ट न्यू मेंडलिज्म। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी आज के लेक्चर में पूरी होने वाली है, मतलब 30% चैप्टर आपका आज खत्म होने वाला है। करेक्ट? उसके बाद मेंडलिज्म, मतलब मेंडल ने किया हुआ काम, और बाद में न्यू मेंडलिज्म, मतलब मेंडल के द्वारा या फिर उसको छोड़ के अदर साइंटिस्ट ने किया हुआ काम, न्यू मेंडलिज्म। तो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, यस, मेंडलिज्म और न्यू मेंडलिज्म। तो आज हम जेनेटिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में बेसिक है, जिसको जेनेटिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई उसको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, और जिसको ये नहीं समझ में आया चैप्टर समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है? तो ये याद होना चाहिए। ये सारे मेरे याद हैं क्योंकि पढ़ा रहा हूँ बहुत सालों से। ठीक है? और मैंने भी बहुत पढ़ाई की थी 12th के अंदर। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आगे भी सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो हमें पढ़नी है। तो एक एक बेसिक चीजें हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, मैं आपको बताता रहूंगा। आगे ऐसे ही बहुत सारे एक एक पॉइंट छोटे छोटे रहेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में आपका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, मतलब इसके डेफिनेशन देखेंगे। ये छोटे छोटे हम फिनोमिनन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मीन बाय कैरेक्टर्स? कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर्स होता है, सिंपल में हम बोलेंगे, फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऑर्गेनिज्म का कुछ एक खास बात, उसे क्या बोलता है? कैरेक्टर बोलता है। हम बोलते हैं किसी लोगों के लिए कि उनका कैरेक्टर सही नहीं है, मतलब क्या, वो जो काम कर रहे हैं उनमें वो आदत सही नहीं है। कैरेक्टर हम क्या बोल सकते हैं? आदत। ठीक है? कैरेक्टर, ये पहला पॉइंट आपको समझ के लेना है। फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टर मीन्स फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, दूसरा पॉइंट है ट्रेट। व्हाट इज मीन बाय ट्रेट? तो ट्रेट क्या है सर? अब आपने कैरेक्टर समझा दिया सर, ट्रेट क्या है? ट्रेट मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, सो व्हाट इज ट्रेट? सो ट्रेट होता है इनहेरिटेड कैरेक्टर और इनहेरिटेबल कैरेक्टर। ठीक है? ऐसा कैरेक्टर जो एक जनरेशन से, मतलब पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जाता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जाने वाला, या फिर ऐसा कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, उसे क्या बोला जाता है? ट्रेट। क्या बोला जाता है? ट्रेट। समझ में आ रहा है? कैरेक्टर, फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ट्रेट एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर।
ऐसा कैरेक्टर जो इनहेरिट हो। समझ में आ रहा है? ओके सर। तीसरा पॉइंट जो हम देखेंगे वो है आपका फैक्टर। ओके, व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या है? हेरिडिटी का यूनिट है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ओके, सो फैक्टर इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो पूरा लिखेंगे, पूरे लाइन में मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, पूरे वर्ड में। तो लिखेंगे द यूनिट ऑफ हेरिडिटी which is responsible for सही में दिख रहा है? ओके, थोड़ा और अच्छे से उसको लिखता हूं। which is responsible for inheritance and expression of character। ठीक है? यस सर। सो द यूनिट ऑफ हेरिडिटी मतलब क्या? स्टडी ऑफ, यहां पे ध्यान में रखना, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हेरिडिटी के ब्रांच के अंदर हेरिडिटी मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। इनहेरिटेंस को ही हम हेरिडिटी भी बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। तो ध्यान दीजिएगा कि ये हेरिडिटी का यूनिट है। क्या? फैक्टर। मतलब फैक्टर आपका नियर अबाउट जीन के सेम है। ओके, सो द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। जो क्या करता है? कैरेक्टर जो है वो इनहेरिट करता है किस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो कौन होता है? फैक्टर। तो हेरिडिटी का यूनिट है। हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। इनहेरिटेंस जैसे मैंने बोला ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, वैसे ही हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो यहां पे फैक्टर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। सारी डेफिनेशन याद जब होगी तब आगे चैप्टर देखना। क्लियर है? ओके, तो ये चीजें हैं, 3 चीजें हमने यहां पे देखी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में। पहला कैरेक्टर, ट्रेड और तीसरा फैक्टर। ओके, आगे वाला पॉइंट देखते हैं। आगे वाला पॉइंट है आपका चौथा नंबर का पॉइंट, फोर्थ है जीन। क्या है जीन? तो जीन भी देखेंगे। ठीक है, ये 5वां नंबर का है आपका अलील्स। क्या होता है अलील्स? 6ठे नंबर का है डोमिनेंट। क्या होता है डोमिनेंट? 7वें नंबर का है रिसेसिव। क्या होता है रिसेसिव? सब कुछ देखने वाले हैं, देखो सिर्फ वीडियो को, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, सो जीन क्या है? इट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। यहां पे लिखेंगे इट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए which is responsible for, ये अलील्स को थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ओके, which is responsible for inheritance and expression of कैरेक्टर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज जीन? जीन इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, छोटा सा टुकड़ा, उसे क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है। ध्यान में रखना। और जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनहेरिटेंस के लिए। ओके, कैरेक्टर को एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन के लिए अंदर लेने के लिए, और एक्सप्रेशन के लिए, कैरेक्टर को दिखाने के लिए, मतलब एक्सप्रेस करने के लिए वो उस नेक्स्ट वाले इंडिविजुअल के अंदर। समझ में आ रहा है? यस सर। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर जाते हैं वो डीएनए लेके जाता है। डीएनए, ये हमने बड़े साहब का नाम सुना था, डीएनए। ओके, उसमें से जीन डीएनए का छोटा सा पार्ट है, मतलब उसके नीचे काम करने वाला इंसान, मतलब जीन। डीएनए के नीचे कौन काम करता है? जीन काम करता है, ऐसा समझ लो। तो जीन का भी काम क्या होगा फिर? जैसा डीएनए का वैसा जीन का, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज इनहेरिटेंस। और वो कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने का भी काम करता है। अगर जीन हमारे बॉडी के अंदर है वैसे, तो हम वैसे एक्सप्रेस करेंगे। अगर मेरे बॉडी के अंदर थोड़ा व्हाइट दिखने के, फेयर, गोरा दिखने के जीन है, तो मेरी बॉडी क्या दिखेगी? फेयर दिखेगी। अगर मेरे बॉडी के अंदर ब्लैक दिखने के जीन्स हैं, तो मेरी बॉडी क्या दिखेगी? ब्लैक दिखेगी। ब्लैक दिख रही है जिसका मतलब एक्सप्रेशन हो रहा है जीन्स का।
यस और नो? यस सर। तो हमारी बॉडी जैसे एक्सप्रेस हो रही है, ये इसके पीछे है कि हमारे बॉडी में जैसे जीन्स है वो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या हो रही है, एक्सप्रेस हो रही है। ठीक है, यस सर। हमारी बॉडी मतलब वो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर। क्लियर है? यस सर। तो आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय जीन, फोर्थ नंबर का पॉइंट। यस सर। अब अलील्स क्या होता है? अलील्स को ही हम अलीलोमॉर्फ्स कहते हैं, और में क्या बोलेंगे इसको, अलीलोमॉर्फ्स, अलीलोमॉर्फ्स, अलीलोमॉर्फ्स। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय अलील्स? अलील्स क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, तो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म, अलग अलग फॉर्म, उसे क्या बोला जाता है? अलील्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अलील्स बोला जाता है। अब अगर कोई प्लांट अगर टॉल है तो उसके लिए जीन कौन सा होगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो ये कैपिटल टी क्या है? अलील्स है। अगर कोई प्लांट स्मॉल है तो उसका स्मॉल टी से हम उसको डिनोट करेंगे, तो स्मॉल टी क्या है? दीज आर द अलील्स। समझ में आ रहा है? यस सर, अलील्स। और एक कंडीशन होती है कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसे हेट्रोजाइगस कहते हैं, वो आगे देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा, अलील्स क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, जीन्स के एक से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म, जिसे हम अलील्स कहते हैं। क्लियर है? जीन समझ में आ गया, अलील्स भी समझ में आ गया है। ओके सर, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, 6 नंबर का है आपका डोमिनेंस। क्या है? डोमिनेंट एंड रिसेसिव। क्या होता है डोमिनेंट? अब ये जीन है, जीन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक डोमिनेंट जीन होता है, एक रिसेसिव जीन होता है। तो देखना डोमिनेंट किसे कहेंगे? सो ऐसे जीन का अलील्स, सो यहां पे लिखेंगे द अलील्स which express themselves in homozygous as well as heterozygous state। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ऐसे अलील्स जो खुद को 2 स्टेट में एक्सप्रेस करते हैं। 2 स्टेट्स कौन सी है? एक है होमोजाइगस स्टेट और दूसरी है हेटेरोजाइगस स्टेट। तो ऐसा अलील जो खुद को होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस स्टेट में खुद को एक्सप्रेस करता है, वो होता है डोमिनेंट। अब सपोज हमारे पास एक प्लांट है, और वो जो प्लांट है ना, ठीक है, वो जो हमारे पास प्लांट है वो कैसा है? टॉल है। तो टॉल अगर है तो उसे कैपिटल टी हम बोलते हैं। तो कैपिटल टी रहा तो टॉल दिखता है। और दूसरा है डॉर्फ प्लांट। डॉर्फ प्लांट अगर है तो वो होता है स्मॉल टी। तो यहां पर स्मॉल टी है, मतलब वो कैसा है कि डॉर्फ है। और तीसरी एक स्टेट होती है जिसमें वो टॉल ही दिखता है। ओके, अगर ऐसा रहा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, यहां पर भी वो क्या दिखेगा? टॉल दिखेगा। क्यों दिखेगा मैं बताता हूं। क्योंकि ये जो कैपिटल टी है ना, अब ये दोनों अलील्स की बात हो रही है, तो एक कैपिटल टी और दूसरा कैपिटल टी, ये दोनों क्या है? अलील्स है। ये यहाँ पे, अब यहाँ पे एक कैपिटल टी अलील है, एक स्मॉल टी अलील है। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी अलील में से डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी। क्योंकि ये कैपिटल टी का जो इफेक्ट है टॉलनेस का, वो यहां पर भी दिख रहा है। स्मॉल टी का इफेक्ट ये बड़ा वाला टी दिखने नहीं दे रहा है। मतलब कि ये कैपिटल टी एक ऐसा अलील्स है जहां पे ये हेट्रोजाइगस स्टेट में, मतलब यहाँ पे अलग अलग अलील्स जब होते हैं उसे हेट्रोजाइगस स्टेट कहा जाता है। तो वो हेट्रोजाइगस स्टेट में भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है और होमोजाइगस स्टेट में भी खुद को एक्सप्रेस हो रहा है। तो इसीलिए जो आपका यहाँ पे डोमिनेंट होगा वो कौन होगा? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी एक ऐसा अलील है जीन का अलील, तो ऐसा जीन का अलील है जो डोमिनेंट है, क्योंकि वो खुद को हेट्रोजाइगस स्टेट, अलग अलग अलील, उसमें भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। वहां पे भी प्लांट कैसा दिख रहा है? टॉल। और होमोजाइगस स्टेट, सिमिलर अलील, वहां पे भी वो टॉल दिख रहा है। मतलब दोनों भी स्टेट में वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। उसके अपोजिट में रिसेसिव। अब ऐसा अलील जो खुद को सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में ही एक्सप्रेस करता है, हेट्रोजाइगस में नहीं करता। अब देखो यहाँ पे होमोजाइगस है, सिमिलर है, तो यहाँ पे प्लांट कैसे दिखेगा? टॉल दिखेगा। इसलिए स्मॉल टी क्या हो गया आपका? वो हो गया रिसेसिव, क्योंकि वो सिर्फ हेट्रोजाइगस स्टेट में एक्सप्रेस हो रहा है। यहाँ पे तो बड़ा वाला टी उसका कुछ चलने नहीं दे रहा। इसलिए ये ध्यान में रखना कि ये जो आपका स्मॉल टी है या फिर स्मॉल टी है, वो क्या हो गया? हेटेरोजाइगस, या फिर वो रिसेसिव हो गया, क्योंकि वो हेट्रोजाइगस स्टेट में खुद को वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन हम लिखेंगे वो लिखेंगे द अलील्स which express themselves in homozygous state only,
यस सर, सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में खुद को जो एलील एक्सप्रेस करता है, जो हेटेरोजाइगस स्टेट में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो रिसेसिव होता है। और दूसरा जो दोनों स्टेट में भी खुद को एक्सप्रेस करता है, होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस स्टेट, तो वो होता है डोमिनेंट। अगर लाइफ के एग्जांपल की बात करें तो ऐसा स्टूडेंट जो पीछे जब छात्र में बैठा होता है तब भी बातें करता है, और जब उसको सामने बुलाया जाता है तब भी वो भाषण देता है, तो वो होता है डोमिनेंट। और ऐसा छात्र जो कि पीछे लड़कों में जब बैठा होता है तब बहुत अच्छे बातें करता है, लेकिन सामने अगर आए तो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो ये ध्यान में रखना है। करेक्ट है? यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। जीन क्या होता है, अलील्स क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, समझ में आ गया। मतलब कितने टर्म हमने अब तक सीखे? 7 टर्म। आगे वाला टर्म देखते हैं। 8वें नंबर का टर्म आपका कौन सा है? 8वें नंबर का टर्म है फिनोटाइप, 9वें नंबर का है जीनोटाइप, 10वें नंबर का है होमोजाइगस और 11 नंबर का हेटेरोजाइगस। ये तो दोनों आपका हो गया, अभी अभी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? होमोजाइगस मतलब क्या होता है? सिमिलर एलील्स। सिमिलर एलील्स जब हो उसे क्या बोला जाता है? होमोजाइगस। सिमिलर एलील स्टेट, ऐसी स्टेट जिसके अंदर सिमिलर एलील हो, जैसे कि अगर हम यहां पे बात करें तो कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, सिमिलर एलील्स दिए गए हैं। अब हेटेरोजाइगस स्टेट की अगर बात करें तो यहां पे डिसिमिलर एलील स्टेट, ठीक है। अब डिसिमिलर एलील स्टेट की अगर बात करें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आपकी डिसिमिलर एलील की क्या होगी? स्टेट होगी, तो उसे क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस, जिसे होमोजाइगस। सिंपल है, ज्यादा कुछ उसमें हार्ड नहीं है। हार्ड बात तो यहां पे है कि यहां पे फिनोटाइप क्या है सर? सो फिनोटाइप रेशियो मतलब, अब देखो फिनोटाइप क्या होता है पहले ये समझ लो। क्या समझ लो? फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या लिखेंगे फिनोटाइप में? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ओके, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो बाहर से जो दिखता है उसे बोला जाता है फिनोटाइप, और जीनोटाइप इंटरनल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इंटरनल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, करेक्ट है? यस सर। उसे हम क्या बोलेंगे? जीनोटाइप, उससे फिनोटाइप। अब जीनोटाइप रेशियो मतलब, अगर देखो सपोज में जीनोटाइप और फिनोटाइप ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मैं एक क्लास में गया हूं जिसपे 50 छात्र बैठे हुए हैं, ओके, 50 स्टूडेंट्स उस क्लास में बैठे हुए हैं। मैं उस क्लास में गया, अब उस क्लास में मैं गया तो 50 स्टूडेंट मैंने देखे ऊपर से, सभी मुझे होशियार लग रहे थे, सभी मुझे होशियार लग रहे थे। मतलब मैंने बाहर से देखा उनको, मतलब फिनोटाइपिकली देखा, तो वो हो गया फिनोटाइप। एक्सटर्नल अपीयरेंस सबका ऐसा था कि सब होशियार लग रहे थे, तो वो हो गया फिनोटाइप। और मैंने बोला 50 में से 50 होशियार हैं, तो मैंने फिनोटाइपिक रेशियो क्या दिया? 1:1। या फिर मैंने ऐसा दिया कि 50 में से मेरे को 25 जो छात्र थे वो होशियार लग रहे थे और 25 जो थे वो मुझे ऐसे ही लग रहे थे। तो मैंने ऊपर से रेशियो क्या दिया कि 1:1, मतलब जो दिए गए छात्र है उसमें से आधे होशियार है, आधे क्या है? थोड़े लो है। तो मैंने क्या दिया? वो फिनोटाइप रेशियो, मतलब ऊपर से कैरेक्टर को देख के जो रेशियो दिया जाता है उसे फिनोटाइप रेशियो कहता है। क्लियर है? यस। अब जीनोटाइप रेशियो की अगर बात करें तो जब मैंने और डिटेल में उनकी टेस्ट ली तब पता चल गया कि 50 में से 40 होशियार है और 10 ही थोड़े लो है। तो फिर मेरा जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो क्या होगा? वो होगा वो 4:1। तो जब जेनेटिकली हम देखते हैं तो इंटरनली हम काम करके देखते हैं और डिटेल में, और फिनोटाइपिकली मतलब ऊपर ऊपर से एक्सप्रेशन को देख के क्या करना? प्लांट को डिवाइड करना। समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये सारे रेशियो जॉन ग्रेगर मेंडल ने आपके प्लांट्स को डिवाइड करने के लिए, उनको ग्रुप ग्रुप में डालने के लिए यूज किया था। हमने जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं क्लास का। करेक्ट है? यस सर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इस वीडियो को बार बार देखो अगर समझ में नहीं आता है तो, और समझ में आता है बिल्कुल आएगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। बार बार अगर देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? यस सर। ओके सर। देखो भाई नेक्स्ट, अब F1 जनरेशन, F2 जनरेशन क्या होता है, पुनेट स्क्वायर मेथड क्या होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होती है,
ये हम देखेंगे। उसके बाद बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस, और यहाँ पे हमारा लेक्चर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब देखेंगे यहाँ पर हम 11 नंबर का जो टर्म है वो हमने देख ली। अब 12 नंबर की टर्म देखते हैं। ठीक है, यस सर। 12 नंबर की टर्म, ये 13 नंबर की टर्म 13, ये 14 नंबर की टर्म, ये 15 नंबर की टर्म। सही है, यस सर। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि F1 जनरेशन क्या है। पेरेंट्स को क्रॉस करके जो मिलता है वो होता है F1 जनरेशन। ओके, द generation obtained from पेरेंट्स से जो जनरेशन जो ऑब्टेन हुई है उसे क्या बोला जाता है, F1 जनरेशन। क्या बोला जाता है, F1 जनरेशन। और वो F1 जनरेशन बाद में जब क्रॉस होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, F2 जनरेशन। ठीक है, मैं और डिटेल में आपको बताता हूँ कि क्या होता है। थोड़ा एग्जांपल से समझिए तो और समझेगा। देखो, कैपिटल टी ये हमारा टॉल पेरेंट है, ये हमारा डॉर्फ पेरेंट है, छोटे हाइट वाला। दोनों को क्रॉस कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हुआ हमारा, ये क्या हुआ, दिस इज अवर F1। मतलब पेरेंट्स को जब हम क्रॉस करते तो उससे क्या मिलता है, F1 मिलता है। अब F2 जनरेशन की अगर बात करें तो जब आपका F1 है, जब हम F1 को क्रॉस करते हैं, तो जब हम F1 को क्रॉस करते हैं इसमें जो है सभी एक टाइप के आएंगे, इसलिए मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी ही लिखा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कैपिटल टी आएगा, ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये नहीं, ये वाला, यस, ये इसके साथ, तो हो गया स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पे सभी एक ही आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसलिए मैंने पूरे क्रॉस नहीं किया, सिर्फ डायरेक्टली कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया। तो यहाँ पे हमें ये मिल रहा है। तो ये जो जनरेशन हमें ऑब्टेन हुई, तो ये क्या है, F2 है। सो F2 कैसे मिला, F1 को क्रॉस करके, पेरेंट को क्रॉस करके F1 मिलता है। F1 जनरेशन जिसे हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं, F1 जनरेशन फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और F1 जनरेशन को जब हम आपस में क्रॉस करते हैं तो हमें F2 मिलता है। फर्स्ट फिलियल जनरेशन को क्रॉस करके सेकंड फिलियल जनरेशन मिलता है, दैट इज F2। करेक्ट है, यस सर। सो ये हमारे क्या है, दोनों, ये हमारे दोनों F1 है। यहाँ पर भी ऊपर लिख देता हूँ मैं F1। तो F1 को क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, F2 मिलेगा, जो मेरे पीछे छुपा हुआ था। समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है, तो ये हो गया F1, ये हो गया F2। ठीक है, ओके। व्हाट इज मीन बाय पुनेट स्क्वायर। अब पुनेट स्क्वायर यहाँ पे मैंने ये जो क्रॉस किया ना ऐसा डायरेक्टली, अब वो एक चार्ट के मेथड में भी हम उसको कर सकते हैं। अब पुनेट स्क्वायर एक साइंटिस्ट का नाम है, अब उसने वो मेथड डिस्कस कर दी, उसका नाम मिल गया पुनेट स्क्वायर। समझ में आ रहा है, देख सकते हो। अगर हम इतिहास में बहुत बड़ा काम कर देते हैं तो उस काम को हमारा नाम मिल जाता है। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया, इनको उसका ही नाम हम अब जप रहे हैं, पुनेट स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो पुनेट स्क्वायर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसा चार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें ना ऐसे हम ग्रुप बनाते हैं, ये बन गया ग्रुप। ठीक है, यस। अब ऊपर में जो है वो हम मेल गैमेट पे डालते हैं, नीचे में फीमेल गैमेट डालते हैं। जैसे कैपिटल टी ये हो गया आपका मेल, एक पेरेंट, और यहाँ पे स्मॉल टी ये दूसरा। ठीक है, ये क्रॉसिंग करने की मेथड है पुनेट स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप ऐसा भी क्रॉस कर सकते हो, लेकिन ये मेथड थोड़ी आसान है करने को। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सीधा आपको पता चल जाएगा, ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। ठीक है ना, तो यस, तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके साथ कैपिटल टी पहले लिखना है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ स्मॉल टी। दोनों के जो और आपको रिजल्ट ऑब्टेन होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिजल्ट हमें ऑब्टेन हुए थे वो सभी क्या है, सेम है। यस और नो, यस सर। यहाँ पे भी रिजल्ट और यहाँ पे भी रिजल्ट क्या है, सेम है। जस्ट हमने जो क्रॉसेस किया वो अलग अलग मेथड से किया। ये डायरेक्ट क्रॉस था, ये पुनेट स्क्वायर मेथड से क्रॉस था। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने ऊपर में डाल दिया एक पेरेंट, यहाँ इस साइड में डाल दिया पेरेंट और उनको क्रॉस कर दिया। ये थोड़ी ईजी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही तो इसको आप इसमें डाल के देख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये हमने F1 निकाला। अगर हम इसको अगर और डालेंगे उस मेथड में, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर से भी कैपिटल टी स्मॉल टी डालेंगे तो और भी हमें और वहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मिल जाएंगे। सही है, यस सर, वो आपको ध्यान में रखना है। इधर का अगर आपको क्रॉस नहीं समझ में आ रहा था तो फिर से मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
देखो मैंने क्या किया था, इधर बताता हूँ, ये कैपिटल टी को ये इस टी के साथ क्या किया था, मैंने क्रॉस किया था, इसलिए यहाँ पे आया था कैपिटल टी। उसके बाद मैंने क्या किया, इसी कैपिटल टी को इस दूसरे वाले के साथ, मतलब कैपिटल स्मॉल टी, इस वाले टी को इसके साथ और इसको इसके साथ। समझ में आ रहा ना? तो ऐसा मैंने किया था। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं 15 नंबर का टर्म है हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम। व्हाट इज इन बाय होमोलॉगस क्रोमोसोम? क्रोमोसोम आपको पता है कहाँ पे होती है? क्रोमोसोम जो है सर वो सेल के न्यूक्लियस में होती है सर। और क्रोमोसोम जो है वो किससे बनती है? डीएनए से। ध्यान में रखना, आपकी क्रोमोसोम है वो डीएनए से बनी है। जो आपका डीएनए है वो जीन से बना है, जो आपका जीन है वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड, जीन, डीएनए, क्रोमोसोम और आगे जेनेटिक मटेरियल। समझ में आ रहा है? यस सर। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होती है? ऐसी क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से और जेनेटिकली इंटरनली दोनों सेम होते हैं उसे बोला जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो डेफिनेशन लिखेंगे, द क्रोमोसोम विच आर ऐसे क्रोमोसोम्स जो विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। तो ऐसे क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं इज नोन एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। यस और नो? यस सर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? एक्सटर्नली, बाहर से मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे फिनोटाइप हमने देखा था, उसी तरीके से मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से दिखने वाली चीज़ें, और जेनेटिकली मतलब अंदर से जो डीएनए है वो सारी चीज़ें। मतलब ऐसी क्रोमोसोम जो बाहर से एक जैसी दिखती है और उसके अंदर का मटेरियल भी एक जैसा होता है। मटेरियल मतलब जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो भी एक सार का मतलब सिमिलर होता है, उसे बोला जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम। द क्रोमोसोम विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इज नोन एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्लियर है? यस सर, ये हो गया आपकी 15 नंबर की टर्म। आगे ये 2 क्रॉस देखेंगे। अब क्या देखेंगे? 2 क्रॉस, एक ये 16 नंबर की टर्म, ये 17 नंबर की टर्म। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी हम देख रहे हैं। ये 16 नंबर की टर्म आपकी होगी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी की, ये 17 नंबर की। ठीक है ना? यस सर। तो देखो अब यहां पे बैक क्रॉस क्या होता है? द क्रॉस ऑफ F1 या फिर द क्रॉस ऑफ F1, तो क्रॉस ऑफ F1 मतलब होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जो पेरेंट्स को क्रॉस करके मिलती है विथ बोथ द पेरेंट्स। ठीक है, ध्यान में रखना अच्छे तरीके से। और दूसरा टेस्ट क्रॉस क्या होता है? द क्रॉस ऑफ पेरेंट्स, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जो थोड़ा रुकिए। द क्रॉस ऑफ F1 मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1 विथ रेसेसिव पेरेंट ओनली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे देख सकते हो आप कि ये जो पेरेंट्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये पेरेंट्स, इसको जब हम आपस में क्रॉस करेंगे, जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो हमें नेक्स्ट जनरेशन मिलती है, और वो होती है एक ही प्रकार के 4 मिलते हैं जो कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। ये क्या है? हमारा F1 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका बैक क्रॉस क्या होगा? क्रॉस ऑफ F1 मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्रॉस ऑफ F1 विथ बोथ द पेरेंट, मतलब एक क्रॉस ऐसा होगा कैपिटल टी और ये F1 ये स्मॉल टी के साथ। ठीक है ना? यस सर। मतलब ये क्या हो गया आपका? देखो यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा अच्छे तरीके से। ये डोमिनेंट पेरेंट, ये रिसेसिव पेरेंट। ठीक है ना? ये डोमिनेंट पेरेंट है, ये दोनों भी क्या है? आपके पेरेंट है। लेकिन ये कौन सा पेरेंट है? डोमिनेंट पेरेंट, और ये रेसेसिव पेरेंट है। ठीक है? यस सर, डोमिनेंट पेरेंट और रेसेसिव पेरेंट। तो क्रॉस ऑफ F1, ये दोनों भी क्या थे? F1 थे। तो F1 का क्रॉस, किसका क्रॉस? ये दोनों का, F1 का क्रॉस किसके साथ?
एक तो आपका ये हो गया रिसेसिव पैरेंट और डोमिनेंट पैरेंट, दोनों के साथ अगर क्रॉस करेंगे उसे बोला जाता है बैक क्रॉस। ध्यान में रखना, जब पीछे देखते हैं बैक क्रॉस मतलब दोनों की तरफ दिखेंगे, मतलब आपके डोमिनेंट की तरफ भी रिसेसिव की तरफ भी, ये ट्रिक ध्यान में रखना। बैक में देखेंगे तो दोनों दिख जाएंगे। लेकिन अगर टेस्ट क्रॉस की बात करें तो यहाँ पे F1 का क्रॉस रहता है। किसका क्रॉस? F1 का, मतलब कैपिटल T स्मॉल t, सिर्फ रेसेसिव पैरेंट के साथ रहता है। सो दिस इज आवर रेसेसिव पैरेंट ओनली। सो जिस क्रॉस के अंदर F1 का क्रॉस होता है रिसेसिव पैरेंट ओनली, उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। और जिस क्रॉस के अंदर आपका जो F1 है उसका दोनों भी पैरेंट के साथ क्रॉस होता है, डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव, तो उसे बोला जाता है बैक क्रॉस। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। और एक स्टेटमेंट है, अब ये जो टेस्ट क्रॉस है ये दोनों क्रॉस जो करता है बैक क्रॉस, उसमें से एक है, मतलब हम बोल सकते हैं टेस्ट क्रॉस इज द टाइप ऑफ बैक क्रॉस। हाँ या ना? हाँ सर। सो टेस्ट क्रॉस इज द टाइप ऑफ बैक क्रॉस, बट बैक क्रॉस इज नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस, बिकॉज बैक क्रॉस में दोनों भी क्रॉस होते हैं, टेस्ट क्रॉस में नहीं होता, जिसके कारण बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस का टाइप नहीं है। लेकिन टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में जो क्रॉस होता है वो बैक क्रॉस में होता है। समझ रहे हो? यस सर, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा और क्या करो आप, धीमा करके देख लो वीडियो को। ओके, चलो फिर आगे अब लास्ट के 2 पॉइंट्स हमको देखने हैं, 2 टर्म हमको देखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, राइट? ये आपका है डायहाइब्रिड क्रॉस। और दोनों के रेशियोज कौन से निकालने हैं, कितने रेशियो होते हैं, सब चीज दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हो, किसको बोलेंगे हम? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ध्यान दीजिएगा, द क्रॉस ऑफ two homozygous individual differing in one pair of contrasting character is known as मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, सो ऐसा क्रॉस जो 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल्स में होता है। कैसे इंडिविजुअल्स में? 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल्स में। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं ना वो जो डायग्राम है यहां पे पहले तो 2 लिख देता हूं अच्छे से, डोंट वरी। 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल में जो क्रॉस होता है, जिसके बीच में डिफरिंग मतलब जिनके बीच में एक पेयर का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का डिफरेंस होता है। 2 प्लांट सेम है, डिक्टोटिक कॉपी है एक दूसरे की, लेकिन एक कैरेक्टर का डिफरेंस है दोनों में। वो दोनों प्लांट में जब हम क्रॉस करते हैं उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मोनो क्यों बोलते हैं मोनोहाइब्रिड? क्योंकि उसमें एक पेयर का डिफरेंस है दोनों प्लांट के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास अगर एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल मतलब वही हम एग्जांपल लेते हैं, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक कैपिटल टी होता है, दूसरा स्मॉल टी होता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो प्लांट है ना, ये सभी सेम है, प्लांट एक दूसरे के साथ सेम है। और इसको हम होमोजाइगस क्यों कहते हैं? देखो यहां पर भी सिमिलर एलिस, यहां पर भी सिमिलर एलिस, इसलिए बोलते हैं क्रॉस ऑफ 2 होमोजाइगस। होमोजाइगस क्यों बोला है? क्योंकि दोनों की तरफ सिमिलर एलिस आपको देख रहे हैं। तो 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल का क्रॉस, लेकिन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है पेयर का, और ये दोनों के बीच में एक ही कैरेक्टर का डिफरेंस होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर का डिफरेंस होता है प्लांट हाइट। प्लांट हाइट का डिफरेंस होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जो डिफरेंस होता है। तो यहां पे जो हाइट है ना, वो प्लांट कैसा है, यहां पे टॉल है, और यहां पे जो प्लांट है ना वो डॉर्फ है। डॉर्फ मतलब छोटी हाइट वाला। समझ में आ रहा है? तो 2 होमोजाइगस ये इंडिविजुअल है, उनका क्रॉस, लेकिन उनके बीच में एक पेयर का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का डिफरेंस, वो है प्लांट हाइट। प्लांट हाइट का डिफरेंस है, बाकी सब प्लांट में सेम है, तो उस क्रॉस को बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब हम इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखना, जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो इसको चेकरबोर्ड मेथड में डालेंगे ताकि अच्छे से आप भी समझ सको। तो चेकरबोर्ड मेथड कुछ इस प्रकार से होती है, जहां पे ये आपको चार्ट्स बनाने पड़ते हैं ऐसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है मेल, यहाँ पे होता है फीमेल। ठीक है ना, ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का है। तो इसको जो है वो दोनों के तरफ इधर हम रख देंगे ना, तो ये कैपिटल टी इधर रख दिया,
ये स्मॉल टी इधर रख दिया, दोनों को करेंगे क्रॉस। तो जब हम क्रॉस करते हैं आपको पता चलेगा ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये नीचे वाला ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इसके साथ कैपिटल टी, नो कैपिटल टी नहीं है, ठीक है ना, यस कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। मतलब ये जो पेरेंट्स है उसको क्रॉस करके हमको चारों भी एक ही तरीके मिले, मतलब हमको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। और ये क्या है हमारा F1 है, क्या है F1, क्योंकि ये पेरेंट्स को क्रॉस करके मिला है, दैट इज F1, दिस इज अवर F1 जनरेशन, क्योंकि ये पेरेंट्स को क्रॉस करके मिला है, ठीक है ना, यस सर, ये हमारा क्या है F1 है। अब आगे इस F1 को आगे हम क्रॉस करते हैं, करेक्ट, यस सर, इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, यस थोड़ा अच्छा लगेगा और डिटेल में, यस साइज को मैंने छोटा कर दिया। अब आगे देखेंगे यहाँ पे ये F1 का क्रॉस करते हैं, किसका, F1 का, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ बाकी कुछ नहीं, F1 ओके। आगे हम क्रॉस करेंगे। अब देखो ये जो F1 है उसको चेकर बोर्ड मेथड में डालेंगे, ठीक है, यस सर, यहाँ पे होगा मेल गैमेट, ये फीमेल वाला सिंबल, ये मेल वाला सिंबल है। तो अब देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी को, मतलब अब वही कलर लेते हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी इधर इस साइड से डाल दिया और इस साइड से भी डाल दिया, ठीक है ना, यस सर। अब उसको क्या करेंगे, हम क्रॉस करेंगे, और जब हम उसको क्रॉस करेंगे तो देख सकते हो अब क्या मिलेगा, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इसके साथ स्मॉल टी। समझ में आ रहा है। तो हमको F1 को हमने क्या किया, क्रॉस किया, और F1 को क्रॉस करके ये जो मिला वो क्या था हमारा, वो है हमारा F2। तो जो F2 हमको मिला वो देख लेते हैं कि हमें एक जो है कैपिटल टी मतलब कैसा प्लांट हो गया, टॉल, ठीक है, एक दो मिल गए कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मिल गया आपको स्मॉल टी, ये चार प्लांट हमको मिले, यस और नो, यस सर। अब ये जो प्लांट है वो कैसे दिखेगा, टॉल, क्योंकि इसमें कैपिटल टी है, और कैपिटल टी का जो इफेक्ट है वो टॉलनेस का, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था टॉल, कैपिटल टी मतलब क्या होता है, टॉल। तो ये हो गया टॉल, ये एक टॉल मिल गया। अब ये दोनों मीडियम है, मतलब हेट्रोजाइगस है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी वो टॉल ही दिखता है, क्योंकि जो कैपिटल टी है ना वो डोमिनेंट होता है, उसका इफेक्ट ज्यादा दिखता है, तो यहाँ पे छोटे टी का इफेक्ट ही नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर भी क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा, यस और नो, यस सर। और यहाँ पे क्या दिखेगा, जो आपका प्लांट है वो डॉर्फ दिखेगा, यस डॉर्फ, ओके सर। तो ये हो गया आपका डॉर्फ। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो तीन होंगे, तीन टॉल है और एक क्या है, डॉर्फ है। इसीलिए जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो होता है वो होता है 3:1। कौन सा रेशियो, फिनोटाइप रेशियो। अगर बाहर से देखेंगे तो 3:1 दिखेगा, लेकिन अगर अंदर से देखेंगे तो पता चलेगा, हमें क्या पता चलेगा कि एक जो है ना वो टॉल है, दो जो है ना यहाँ पे ये वाले, ये ना ये मिक्स है, प्योर टॉल नहीं है, मिक्स्ड कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये हाइब्रिड टॉल जिसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टॉल, क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टॉल। ध्यान दीजिएगा, अब ये जो दो मिले हमको, ये क्या हो गया, हाइब्रिड टॉल। और ये क्या होगा अगला वाला, ये प्योर डॉर्फ होगा, प्योर डॉर्फ, जैसे कि प्योर टॉल था वैसे ये प्योर डॉर्फ है, लेकिन बीच में दो हाइब्रिड टॉल है। तो अगर हम बाहर से देखेंगे 3:1 दिखेगा, तीन टॉल एक डॉर्फ दिखेंगे, लेकिन हम जब अंदर से देखते तब अंदर की बात पता चलती है कि ये तीन टॉल में से दो टॉल ना हाइब्रिड वाले टॉल है। मतलब रेशियो फिर आगे जो है वो बनता है हमारा, ये हो गया एक वाला टॉल, हाइब्रिड टॉल 2 और प्योर डॉर्फ 1। मतलब जो रेशियो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, 1:2:1। तो ध्यान दीजिएगा 1:2:1 इज द रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बट विच टाइप ऑफ रेशियो, जीनोटाइप रेशियो। समझ में आ गया, यस सर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जीनोटाइप रेशियो मतलब इंटरनली जब हम देखते हैं तब पता चल जाता है कि ये ऊपर से तो टॉल दिख रहा है लेकिन अंदर से वो हाइब्रिड टॉल है, प्योर टॉल नहीं है, ठीक है ना। ये वाला प्योर टॉल है, कैपिटल टी वाला। तो इसीलिए बाहर से जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आएगा, दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस is 3:1 and the genotypic ratio of monohybrid cross is 1:2:1। कोई दिक्कत
नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आगे का बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमारा हो गया। तो चलो अब आगे वाला देखते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस। तो जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा वैसे ही हम डायहाइब्रिड क्रॉस भी देखेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने जैसा उसका जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो देखा, उसी प्रकार से डायहाइब्रिड क्रॉस का भी जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे। अब देखो इसके डेफिनेशन क्या लिखते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द क्रॉस ऑफ, सिमिलरली वैसे ही जिसका वैसे लिखी वैसे ही यहां पे भी लिखना है, द क्रॉस ऑफ टू होमोजाइगस इंडिविजुअल, the cross of two homozygous individuals differing in two pair, वहां पे हमने लिखा था एक पेयर का डिफरेंस है, यहाँ पे टू पेयर का डिफरेंस होता है। टू पेयर डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ओके, इज नोन एज डायहाइब्रिड क्रॉस। ध्यान दीजिएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस में दो होमोजाइगस इंडिविजुअल में कितने पेयर का डिफरेंस होता है? टू पेयर का डिफरेंस होता है। और इसके पहले जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, इंडिविजुअल डिफरिंग इन वन पेयर, एक पेयर का क्या था? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का डिफरेंस था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। लेकिन आपका जो डायहाइब्रिड क्रॉस है उसके अंदर टू पेयर का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का डिफरेंस होता है। बाकी सब डेफिनेशन सेम लिखनी है, ठीक है। सो द क्रॉस ऑफ टू होमोजाइगस इंडिविजुअल डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज नोन एज डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। यस सर। अब यहां पे वहां पे जैसे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा था, यहां पे क्या होगा? देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे ना आपका अलग कलर का पेन ले लेता है, ओके ये ले लेंगे, ठीक है। यहां पे होता है कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। यहाँ पे आप बोलेगे सर वहाँ पे दो ही लेटर थे, यहाँ पे 4 लेटर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कितने पेयर का डिफरेंस है भाई? 2 पेयर का डिफरेंस है ना, इसके कारण। उसके साथ यहाँ पे कैपिटल वाई, स्मॉल आई, ध्यान देगा, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ठीक है ना। यस सर। ये दो जो पेरेंट्स है वो क्रॉस होते हैं। अब वहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही पेयर का डिफरेंस था कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का, वो था प्लांट हाइट। यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे होता है सीड कलर और सीड शेप। कौन से 2 पेयर का डिफरेंस है यहाँ पे? पहला है सीड का कलर, 2 प्लांट एक जैसे हैं लेकिन 2 पेयर का डिफरेंस है, 2 कैरेक्टर का डिफरेंस है। एक सीड कलर का डिफरेंस है दोनों में और एक सीड शेप का क्या है, और सीड शेप का जो सीड है उसकी शेप भी क्या है? अलग है। ध्यान दीजिएगा, वहां पे सिर्फ प्लांट हाइट था, एक ही डिफरेंस था, यहाँ पे 2 डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में दीजिएगा, अब कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ये क्या होगा? येलो राउंड। इसे हम क्या बोलते हैं? येलो राउंड कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा येलो राउंड, और इसको क्या लिखूंगा? ग्रीन रिंकल। मतलब जो आपका रेसेसिव है वो स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, और यहाँ पे स्मॉल आर होगा, ठीक है। यस, ये थोड़ा करेक्शन कर लो यहाँ पे ना आपका स्मॉल आर होगा। यस, तो स्मॉल आर क्या हो गया? ये कैपिटल स्मॉल वाई ग्रीन, और ये स्मॉल आर रिंकल मतलब क्या होता है? ऐसे सिकड़ी हुई सीड, रिंकल मतलब ऐसी सीड। और यहाँ पे राउंड वाली सीड है, राउंड होने के कारण वो येलो भी है। कैसी है? येलो है। तो येलो कलर का हम, चलो भाई अपने पास सब है, कलर को पैसा थोड़ी लगने वाला है। तो ये हमने येलो सीड बना दी जो कि राउंड है, मतलब सीड येलो भी है राउंड भी है, 2 कैरेक्टर्स है इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे जो सीड है वो ग्रीन भी है और वो दबी हुई है, थोड़ी सिकुड़ी हुई है, ठीक है ना। यस सर। तो ये जो है इनको हमने क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। अब आगे क्रॉस करने के बाद क्या मिलता है वो भी देखेंगे। ये पेरेंट्स आपको समझ में आ गए कि डायहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट्स कैसे होते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट्स कैसे होते हैं। थोड़ा उसको क्या करेंगे? छोटा बना देंगे। ओके, डायहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट्स कैसे होते हैं वो आपको समझ में आ गया है। अब ये पेरेंट्स को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्रॉस नहीं करना है, डायरेक्टली क्रॉस नहीं करना है। तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां से एक कैपिटल वाई ले लेना है। क्या लेंगे? कैपिटल वाई,
और यहाँ से कैपिटल आर ले लेना है, इधर से भी एक कॉमन स्मॉल वाई और स्मॉल आर ले लेना है, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे? मैंने क्या किया, इधर से एक कैपिटल वाई, इधर से एक स्मॉल आर, इधर से एक स्मॉल वाई, इधर से एक स्मॉल आर, तो ले लिया। और अब मैंने को क्या करना है, आर आर पहले लेना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। आर आर को साथ ला लिया और वाई वाई को साथ लाया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लेकिन आर पहले लिया। ध्यान दीजिएगा, क्या किया, आर पहले लिया, ठीक है। तो ये हमने रीअरेंजमेंट किया। क्या किया? रीअरेंजमेंट, ठीक है। यस सर, तो हमने क्या किया, रीअरेंजमेंट किया और हमारे पास ये निकल के आया गैमेट। कौन सा है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो हमारे पास जो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। इसके गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। तो कैसे सर? देखो, ठीक है। तो ये जो है वो ये आर इसके साथ होगा, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये आर इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये इसके साथ स्मॉल आर स्मॉल नहीं कैपिटल वाई, ठीक है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये इसके साथ मतलब आपका हो गया कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ठीक है ना। तो ये बन गए हमारे गैमेट्स। अब ये जो 4 गैमेट्स है उनको हमको चेकर बोर्ड मेथड में डालना पड़ेगा। तो चेकर बोर्ड मेथड में उसको क्या करेंगे, हम डाल देते थे। इसके लिए चेकर बोर्ड मेथड के लिए चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, जिसे हम पुनेट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 और 4 हमको निकालने पड़ेंगे डब्बा। 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे निकालेंगे मेल वाला। तो हमने क्या किया है, तो यहाँ पे मेल फीमेल ये दोनों का सिंबल डाल दिया, ठीक है। यस सर। अब उसके अंदर हम गैमेट्स डालेंगे, जैसे कि ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद स्मॉल आर और कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल आर और स्मॉल वाई। और इसी प्रकार से इस साइड से भी हम वही गैमेट्स को डालेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहां से स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस। तो जब हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो ये दोनों को मिलाएंगे, ये दोनों को, उसके बाद ये दोनों को, उसके बाद ये दोनों को। तो ऐसे हम आगे आगे क्या करेंगे, मिलाते जाएंगे। तो चलो फिर बनाएंगे यहाँ पे क्या, अपन आगे वाला जो नेक्स्ट जनरेशन है F2 वो बनेगी यहाँ पे। तो ये जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये बनेगा पहला गैमेट। क्योंकि ये दोनों को हमने क्या किया, मिक्स किया, आर आर और वाई वाई। आर सबसे पहले लिखना है। यहाँ पर भी देखो, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, और लेकिन यहाँ पे एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है। तो यहाँ पे आर आर कैपिटल होगा, कैपिटल वाई होगा और स्मॉल वाई होगा। बस इसी प्रकार से सारे गैमेट्स आपको बना लेने हैं। तो आगे का भी बनाते हैं। ये कैपिटल आर, इधर का स्मॉल आर, इधर का कैपिटल वाई, इधर का कैपिटल वाई। आगे अगर गए तो ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, इधर कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, ठीक है ना। यह समझ में आ रहा होगा आपको। और थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, दोनों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे भी देखते हैं। देखो अब ये 1 नंबर का हो गया। यहाँ से यहाँ तक देखो, ये देखो दोनों भी कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल है। तो कैपिटल पहले लिखने के बाद में स्मॉल है। आगे यहाँ पर भी दोनों भी कैपिटल आर, आगे इधर एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है। तो यहाँ तो पहले बना लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल वाई, यहाँ पे भी स्मॉल वाई, तो ये स्मॉल आर होगा। इधर देखेंगे तो ये जो है वो एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल वाई होगा। आगे कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, इधर का ये स्मॉल वाई और ये स्मॉल वाई, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। आगे का बनाएंगे, यहाँ पर भी कैपिटल आर होगा और उसके बाद स्मॉल आर होगा और 2 कैपिटल वाई होंगे। आगे कैपिटल आर ये वाला, उसके बाद ये स्मॉल आर, उसके बाद ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आगे स्मॉल आर होगा दोनों तरफ और कैपिटल वाई कैपिटल होगा दोनों तरफ। आगे स्मॉल आर ये कैपिटल वाई होगा और इधर का कैपिटल, इधर स्मॉल वाई होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इधर का कैपिटल आर, ये इधर का स्मॉल आर, इधर का कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई। कैपिटल पहले लिखना है वर्ड। ओके, आगे ये कैपिटल आर, इधर का स्मॉल आर, आगे दोनों तरफ स्मॉल वाई। और आगे जाते हैं, यहाँ पे स्मॉल आर मिलेगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा। और लास्ट का तो मुझे पता ही है, स्मॉल आर स्मॉल वाई।
ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। मतलब ये कैपिटल आर कैपिटल वाई इधर का, और ये स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये दो पेरेंट्स हमको दो मिल गए क्या पेरेंट्स के अंदर। अब यहाँ पे 16 अपने को क्या मिल गए, F2 जनरेशन में न्यू आपको पेरेंट्स मिल जाएंगे, कितने 16, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो मिला हमको, ये 4 टाइप का था, ये जो था वो क्या था, F1, क्या था, F1 था। और ये जो हमें 16 टाइप की मिले, ये क्या है, ये F2 है। ये क्या है, पूरा F2, मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1, ये सेकंड फिलियल जनरेशन। अब यहाँ पे अगर हम पहले ऊपर से देख लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा गौर करिए कि ये जो कैपिटल आर है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई में किसका इफेक्ट दिखेगा, कैपिटल वाई का। तो एक्सटर्नली वो अलग दिखेंगे, और एक्सटर्नली अलग दिखेंगे, इंटरनली अलग दिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका फिनोटाइपिक रेशियो होता है डायहाइब्रिड क्रॉस का, कौन सा रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो वो होता है 9:3:1, ये होता है उसका फिनोटाइपिक रेशियो। अगर हम बाहर से ये 16 प्लांट को कैटेगराइज करेंगे तो हम ऐसा करेंगे बाहर से, क्योंकि बाहर से ये जो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होगा उसमें कैपिटल वाई का इफेक्ट दिखेगा, तो 16 टाइप से ये डिवाइड होंगे 9:3:1, ठीक है ना। यस, ये अगर हम उसकी जीनोटाइप फिनोटाइपिकली बात करें तो एक्सटर्नली, और जीनोटाइपिकली अगर बात करें तो आएगा 1:2:4:1:1:2:1, ठीक है ना। यस, अब ये जो नीचे रेशियो आया है ये होगा जीनोटाइप रेशियो। मतलब एक कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल कैपिटल वाई ये, और ये पीछे वाला जो एक है वो ये वाला है, मतलब बीच में। इंटरनली अगर देखेंगे, यस, ये हम कौन सी रेशियो की बात कर रहे हैं, जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो ये होगा, और फिनोटाइपिक रेशियो आपका ऊपर वाला होगा 9:3:1। तो ये ध्यान रखना है अबाउट द डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ये रेशियो होता है। अब आप बोलोगे सर ये आपने जो जीनोटाइपिक रेशियो लिखा इसको याद कैसे करेंगे, आपने तो बोल दिया। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 1 क्या है, 1 है, यस 1, उसके बाद 2 2 4, ध्यान दीजिएगा क्या है, 1 2 2 4, 1 2 2 एक होता है, 2 से 2 हो गए 4, 1 2 2 4, और आगे ध्यान में रखना है 1 2 1 2 1, ठीक है, 1 2 2 4 1 2 1 2 1, 1 2 2 4 1 2 1 2 1। इसको 10 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा आपका जीनोटाइपिक रेशियो। ये आपने 2 ये 4 आगे पीछे भी लिखे तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं कि सेम सीक्वेंस में चाहिए, लेकिन ये सीक्वेंस जो मैंने लिखा है यहाँ पे वो याद करने के लिए सीधा है, 1 2 2 4 1 2 1 2 1, ठीक है। यस सर, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपका जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो होगा 9:3:3:1। दो जो पेरेंट्स है वो क्रॉस किए हैं, दोनों में 2 पेयर का डिफरेंस है, सीड कलर और सीड शेप का। आगे चलकर इससे F1 मिलेगा, ये गैमेट्स, और इसको क्रॉस करके हम F2 निकालेंगे, और F2 में क्या होगा आपका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो मिलेगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक हमने जो आपका पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट किया है। इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया है सारी चीजें, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छी सी कमेंट मेरे लिए हो जाए, अपने पूरे बायोस्टडी टीम के लिए हो जाए, जो बिहाइंड द टीम आपके लिए काम करती है, बिहाइंड द सीन आपके लिए काम करती है। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।